हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर विनय दुबे, माध्यमिक शिक्षक शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 रीवा। आज हम पुनरावृत्ति में जो अध्याय पढ़ने चल रहे हैं वह है कक्षा 9वीं का विज्ञान अध्याय 8 गति या मोशन, उसका भाग 2। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो सत्र में हम अध्ययन करेंगे गति या मोशन, इस अध्याय के अभ्यास और पुनरावृत्ति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, मंदन किसे कहते हैं? मंदन एवं त्वरण में क्या संबंध है? मंदन किसी वस्तु के वेग में कमी एवं समय अंतराल के अनुपात को मंदन कहते हैं। वास्तव में ऋणात्मक त्वरण ही मंदन होता है। दूसरा प्रश्न है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन, जब कोई गतिशील वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे वृत्ताकार मार्ग पर साइकिल चलाते समय सवार की गति, साइकिल सवार की जो गति है वह वृत्ताकार गति कहलाएगी। तीसरा प्रश्न, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? उत्तर, जब कोई वस्तु समान चाल से किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्ताकार गति या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? आइए हल करें यह प्रश्न। हमें ज्ञात है कि वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी 16 मीटर प्लस 16 मीटर बराबर 32 मीटर। अब यह 32 मीटर दूरी तय करने में उसके द्वारा लिया गया कुल समय, पहले 16 मीटर के लिए 4 सेकंड और अगले 16 मीटर के लिए 2 सेकंड बराबर कुल 6 सेकंड। माना ए से बी के बीच की दूरी x किलोमीटर है, तब औसत चाल बराबर होता है चली गई कुल दूरी बटे लिया गया समय अंतराल। चली गई दूरी हमारी है 32 मीटर और लगा हुआ कुल समय है 6 सेकंड। दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 5.33 मीटर पर सेकंड। तो हमारी इस प्रश्न का जो उत्तर अभीष्ट औसत चाल है वह 5.33 मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, त्वरण किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। त्वरण या एक्सीलरेशन, समय के साथ वेग वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, औसत वेग किसे कहते हैं? औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी किसी भी गतिशील वस्तु के कुल विस्थापन एवं समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। अतः हम चाहें तो लिख सकते हैं औसत वेग बराबर विस्थापन बटे लगा हुआ कुल समय। अगला प्रश्न क्रमांक 7, असमान या परिवर्ती वेग किसे कहते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं? ऐसा प्रश्न आता है। जब कोई गतिशील वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है लेकिन
उसकी गति की दिशा बदल जाए अथवा बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करे तो उस वस्तु का वेग असमान या परिवर्ती वेग कहलाता है। नहीं समझ आई बात? चलिए पुनः देखते हैं कि जब कोई गतिशील वस्तु बराबर समयांतराल में बराबर दूरी तय करे लेकिन उसकी गति की दिशा बदल जाए, परिवर्तनशील रहे, इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बराबर समयांतराल में वस्तु बराबर दूरी तय नहीं करती हो तो उस वस्तु का वेग असमान या परिवर्ती वेग कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, वेग की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। वेलोसिटी समय के साथ विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है यहां, मीटर प्रति सेकेंड कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ विस्थापन की दर को हम वेग से परिभाषित करते हैं और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से और हम सभी विद्यार्थियों के लिए तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि हम आप सभी विद्यार्थीगण इसे अच्छे से समझेंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में इन प्रश्नों को समावेशित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। चाल या स्पीड किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10। औसत चाल से क्या समझते हो? औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं इसको, और किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी और समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल या एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 11 है, सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी लिखिए। उत्तर, सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। मतलब वे भौतिक राशियां जिनकी अभिव्यक्ति के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि, ये सब सदिश राशियों के उदाहरण होंगे। ठीक है, एक बार पुनः देख लें। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि। अगला प्रश्न है, अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए और उदाहरण लिखिए। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज हैं ये। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल और घनत्व इत्यादि। ये हुआ हमारा प्रश्न क्रमांक 12। आइए आगे चलें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए।
तो चलिए देखें हम डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, जबकि विस्थापन परिमाण एवं दिशा दोनों को व्यक्त करता है। अगला तीसरा अंतर है, दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। नेक्स्ट, दूरी सदैव धनात्मक होती है, अर्थात दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी, जबकि विस्थापन धनात्मक एवं ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है, अर्थात विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और कई बार विस्थापन शून्य होगा, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। अगला अंतिम अंतर है दूरी और विस्थापन का, यहां पर चौथा, जिसे हम बात करते हैं कि यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है। दूरी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता। ये हुए दूरी और विस्थापन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, आइए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न क्रमांक 14 है हमारा, चाल और वेग में अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आइए चलें हम देखते हैं अंतर चाल और वेग में। हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है किसी भी दिशा में, अर्थात यहां दिशा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वहीं एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसका वेग कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए दूसरी बात का अंतर देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कि चाल एक अदिश राशि है, वहीं वेग एक सदिश राशि है। ठीक। तीसरा अंतर क्या है? चाल को मापने के लिए दूरी प्रति समय के नियमानुसार मापा जाता है, जबकि वेग को मापने के लिए विस्थापन प्रति समय के अनुसार मापा जाता है। ध्यान देंगे, चाल में दूरी प्रति समय अर्थात एकांक समय में चली गई दूरी मापी जाती है, वहीं वेग के लिए एकांक समय में वस्तु का विस्थापन मापा जाता है। ठीक। चौथा अंतर है, किसी भी वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है। चाल सदैव धनात्मक होती है, वहीं किसी भी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। अगला अंतिम अंतर, किसी भी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। ध्यान देंगे, किसी भी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के बराबर या उससे अधिक भी हो सकती है, जबकि किसी वस्तु का वेग उस वस्तु के चाल के बराबर या उससे कम हो सकता है। ठीक है, वेग चाल के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, चाल से अधिक नहीं होगा, जबकि
चाल जो है वो वस्तु के वेग के बराबर भी हो सकती है और वस्तु के वेग से अधिक भी हो सकती है। ठीक, अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। आइए हम समझें 4 नंबर का यह एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर। नंबर 1, सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब सदिश राशियों की अभिव्यक्ति में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आवश्यक होते हैं। वहीं अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें दिशा या डायरेक्शन का विशेष उपयोग नहीं होता। नंबर 2, सदिश राशियों को गणित के नियमों से हल नहीं किया जा सकता है, जबकि अदिश राशियों को गणित के नियमों से हल किया जा सकता है। तीसरा अंतर है, सदिश राशियों को दिखाने के लिए इनके ऊपर तीर का चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है, तीर का चिन्ह लगाया जाता है। अदिश राशियों को दिखाने के लिए साधारण अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। सदिश अर्थात दिशा के साथ नाम से ही स्पष्ट है कि सदिश राशियों में दिशा होती है और अदिश राशियों में दिशा नहीं होती, अर्थात दिशा महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि सदिश राशियों में दिशा महत्वपूर्ण होती है। आइए कुछ उदाहरणों पर बात कर लें। सदिश राशियों के उदाहरण में हैं बल, संवेग, बल आघूर्ण, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि। ये सब सदिश राशियों के उदाहरण हैं। वहीं अदिश राशियों के महत्वपूर्ण उदाहरणों में देखें ऊर्जा, शक्ति, कोण, ताप, विद्युत धारा, लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य और विद्युत। क्रमांक 16 महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है और हम सबको पता होना चाहिए, सबसे बनना चाहिए। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से इस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? जबकि सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ओके, हल करते हैं। दिया है सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सिग्नल पहुंचने में लगा समय बराबर 5 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 5 × 60 कर लिया, 60 कर लिया, तो ये हमें 300 सेकेंड मिल गए। समय को, मिनट वाले समय को हमने सेकेंड में परिवर्तित किया। अब सूत्र होता है अंतरिक्ष यान की दूरी बराबर सिग्नल की चाल गुणते समय। सिग्नल की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और हमारा समय है 300 सेकंड। इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 9 × 10⁻10 मीटर या यह मिलेगा 9 × 10⁻7 किलोमीटर। ठीक है, अतः अंतरिक्ष यान की अभीष्ट दूरी 9 × 10⁻10 मीटर होगी।
ठीक है, आगे चलते हैं। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऋणात्मक एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, चलिए हल करते हैं। हमें ज्ञात है रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल u बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। u इज इक्वल टू 90 गुणते 518 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित कर लिया गया है। ठीक है, आगे चलें। रेलगाड़ी की अंतिम चाल v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड होगी जब वह गाड़ी रुक जाएगी विराम अवस्था में आने के बाद। त्वरण a बराबर दिया है -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आइए देखें, हमें ज्ञात करना है तय की गई दूरी यस बराबर क्या होगा। हम फार्मूला जानते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारा 2a त्वरण होता है, -0.5 दिया है। as इज इक्वल टू वी स्क्वायर 0 था, v 0 था तो 0 का स्क्वायर माइनस u 25 था 25 का स्क्वायर। तो माइनस यस इज इक्वल टू 0 माइनस 625 या यस इज इक्वल टू 625 मीटर। अतः तय की गई अभिष्ट दूरी बराबर 625 मीटर होगी। ठीक है, आगे चलें। प्रश्न क्रमांक 18 है, एक रेसिंग कार का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति आरंभ करने के 10 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? हमें ज्ञात है त्वरण a बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, समयांतराल t बराबर 10 सेकंड। ठीक, ज्ञात करना है उसका अंतिम वेग v, और हम जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इंटू 10, v इज इक्वल टू 0 प्लस 40 बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। अतः अभीष्ट अंतिम वेग बराबर होगा 40 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न क्रमांक 19 है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8.0 सेकंड तक चलती है। इस समयांतराल में मोटर बोट कितनी दूरी चलेगी? ज्ञात है मोटर बोट की प्रारंभिक चाल u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण a बराबर 3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समयांतराल दिया हुआ है 8 सेकंड। ओके, चलिए ज्ञात करना है चली गई दूरी, मोटर बोट के द्वारा तय की गई दूरी। हम जानते हैं कि यस इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यस इज इक्वल टू 0 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 3.0, ए त्वरण है, और 8.0 का स्क्वायर। ओके, तो यस इज इक्वल टू मिलेगा 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 64, या यस इज इक्वल टू 3 गुणे 32 बराबर 96 मीटर। अतः चली गई अभीष्ट दूरी बराबर 96 मीटर होगी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए और इस पाठ को पढ़ने के लिए। आगे भी पुनः मिलेंगे अगले अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।